नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ पंचलाइन। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। कभी नौतपा को भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता था। मान्यता रही है कि नौतपा जितना तपेगा मानसून उतना ही बेहतर होगा और प्रकृति का संतुलन भी इससे बना रहेगा। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग देखने को मिल रही है। जी हाँ, कई इलाकों में नौतपा वैसा नहीं तपा जैसा हर साल देखा जाता था। कहीं असमय बारिश हुई तो कहीं बादल छाए रहे और तो कहीं तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। क्या ये सिर्फ एक मौसम का एक सामान्य उतार चढ़ाव है या फिर जलवायु परिवर्तन का कोई बड़ा संकेत है? क्या बदलते मौसम का असर खेती यानी कि कृषि चक्र, जल संसाधनों और आने वाले मानसून पर पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या हमारी पारंपरिक मान्यताएं और आधुनिक विज्ञान इस पूरे बदलाव को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं? आज चर्चा इसी पर होगी पंचलाइन में। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे कि आखिर नौतपा के न तपने के मायने क्या कुछ हैं और आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज कैसा रह सकता है और क्या हमें भविष्य के लिए चिंतित होने की जरूरत है या फिर नहीं। तो पंचलाइन में आज चर्चा इसी पे। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़ गए हैं। माधव प्रसाद जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भूगोलविद भी जुड़ गए हैं स्टूडियो से, डॉक्टर सीवी ढाबरिया जी सर, आपका बहुत स्वागत है। और रश्मि शर्मा जी जो कि पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सीवी ढाबरिया जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आप भूगोलविद हैं, जिस तरह हम नौतपे की बात करते हैं, आखिरकार ये नौतपा क्यों आता है, इसकी क्या जरूरत होती है? और इस साल जो हम देख रहे हैं कि जो 9 दिन गर्म होने वाले होते हैं, इसमें बारिश और आंधी अंदर आ रहा है। नहीं, नौतपा का आना तो एक खगोलीय घटना के रूप में माना जा सकता है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। और रोहिणी नक्षत्र में इस समय सूर्य का जाना नौतपे की शुरुआत कहते हैं। वैसे तो ये 15 दिन का होता है, लेकिन नौतपा फर्स्ट जो 9 दिन हैं उसको नौतपा कहते हैं। और इस समय जो गर्मी पड़ती है वो भारतीय नॉर्थ इंडियंस जो हमारी जो कल्चर है उसके लिए तो कृषि के लिए, बीमारियों के लिए, इन सब के लिए वरदान है कि इस समय कीटाणु, वायरस, ये सब इस नौतपे के दौरान ये सब खत्म हो जाते हैं। और इसके बीच में ये क्षणिक एक बीच में एक जो आया है, इससे थोड़ा सा एक भावनाएं थोड़ी चेंज हुई है। लेकिन ये जस्ट एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपका बहुत नेगेटिव हो गया है। इस समय जो गर्मी नौतपा ज़्यादा तपेगा तो इसका ये है कि मानसून जल्दी आएगा। लेकिन मानसून को लेकर भी कई तरह के से सवाल आ रहे हैं कि इस बार मानसून कमज़ोर पड़ सकता है, इस 9 दिन गर्मी जो पीक पर गर्मी रहती है वहाँ नहीं पड़ने से। नहीं, ऐसा तो मेरे हिसाब से अभी जल्दीबाजी में किया हुआ भविष्यवाणी कह सकते हैं हम। अंदाज जो लगाया ये थोड़ा जल्दबाजी है। आपको नौतपे के बाद ही पता लगेगा कि ये इसका कितना रहेगा और मानसून में कितना मॉइस्चर है। ठीक है, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ में देखिए माधव प्रसाद जी ग्रहों का बहुत काम होता है और ग्रह भी देखे जाते हैं। क्या इस बार क्या मौसम को देखकर क्या लग रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? इस बार मौसम का बदलना, प्रकृति का बदलना हमारे लिए कुछ ठीक नहीं रहता। लेकिन जब तक 2 जून का हमारा जो पीरियड है वो नहीं निकल जाए तब तक हम इसकी कुछ अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इस प्रकार का ये रहे। अगर नौतपा पूरा नहीं तपता है तो पशु पक्षियों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार नुकसानदायक रहता है और इनका बहुतायत संख्या में बहुतायत हो जाता है। इनका खेती के लिए भी, किसान के लिए भी ये नुकसानदेह रहता है। फसलों को नुकसान पहुंचता है, जबकि फसल जब तक पकेगी नहीं तो हमारे लिए उसका अच्छा होना स्वाभाविक नहीं होगा। अब और माधव प्रसाद जी, अगर हम पिछले सालों की अगर हम बात करें, पहले की, अगर हम आज से 5-6 साल 10 साल पहले जाते हैं, जब भी नौतपा आता था तो वो पीक गर्मी इन 9 दिनों में पड़ती है। वो माने कि 25 मई से 30 या माफ़ कीजिएगा 3 या 4 जून तक। लेकिन इस बार और लगातार हर साल हम देख रहे हैं कि कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या भविष्यवाणी इसकी क्या कहती है, कुछ आप बता सकते हैं? पिछले साल की जो हम बातें करते हैं तो उसके अनुसार रोहिणी नक्षत्र जो सूर्य में रहता है उससे लेकर के 9 दिन तक, और 9 दिन के लिए हमारे ज्योतिष खगोलीय अनुसार जैसे हमारा ज्योतिष विज्ञान है उसे 15-16 दिन तक हम उसका अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि इसका भविष्यवाणी आगे वर्षा काल में कैसी रहेगी। ये हम यहाँ जंतर मंतर में बैठ करके भी इसकी भविष्यवाणी करते हैं। पूर्व में जो थी उसके अनुसार हमारे यहाँ पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी
24 में 25 में अच्छी वर्षा का योग रहा था, 9 तपा पूरा तपा था। जब तक पृथ्वी पूरी तपेगी नहीं और पृथ्वी के नज़दीक सूर्य रहेगा तब ही हमारे यहाँ वर्षा काल का और अधिकता का महत्व रहता है। और माता प्रसाद जी, क्या ये हम इसे एक सामान्य घटना इसे कह सकते हैं या फिर कुछ मानव कर्मों का भी इसमें रोल होता है, ऐसा कुछ आपको लगता है? ये सामान्य घटना तो है ही है, लेकिन मनुष्य ने इस प्रकृति को भी किस प्रकार बदलने में पूर्ण योगदान करते हैं कि अपने इस प्रकार से वाहनों का जो रहता है प्रदूषण जिसको हम बोल सकते हैं, प्रदूषण का बहुत बड़ा महत्व हमारे यहाँ है। जहाँ ठंडकता रहती है वहाँ भी आजकल गर्म का कुछ महत्व बढ़ गया है। तो जब तक जलवायु सही नहीं रहेगी तब तक हमारे यहाँ व्यवस्था मौसम की सही रह नहीं सकती। ठीक है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक जो हैं। सुरेंद्र जी, कृषि चक्र की अगर मैं बात करूं तो इस 9 तपा से, सिर्फ 9 तपा की मैं बात नहीं करूंगी, जिस तरह 9 दिनों के अंदर अभी हम 3-4 दिन से जो बदलते मौसम का मिजाज देख रहे हैं, फसलें भी खराब हुई है, कृषि चक्र कैसे इससे प्रभावित हो रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद म्यूट है आप। क्योंकि जैसा कि अब देख रहे हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पहले वार्षिक वर्षा जो अपन बात कर रहे हैं जैसे 500 mm के लगभग थी, आजकल वहां पे 800-900 mm तक बारिश हो रही है। जो साउथ अपना राजस्थान है जहां पे बारिश की संभावना लगभग 1000 mm के लगभग रहती थी, वहाँ 600-700 mm के लगभग बारिश हो रही है। तो ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन जो अपने को देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा इकोसिस्टम में परिवर्तन आ रहा है। अभी आपने बताया कि 9 तपा का यानी कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, मौसम विभाग है, वो भी भविष्यवाणी करता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब 9 तपा में गर्मी कम रहती है तो कि इस साल बारिश की संभावना कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कई बार क्या होता है कि 9 तपा में गर्मी कम रहती है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी बारिश होती है, क्योंकि उसका जो कारण है यानी जो अपना इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो 9 तपा की गर्मी है, इससे भूमि के अंदर रहने वाले जो हानिकारक कीड़े हैं, खरपतवार है, वो जो अच्छी गर्मी उनको मिलती है तो उससे उनके जो मतलब पैथोजन है, उनके जो रोग कारक हैं वो आराम से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अभी जो अपना कृषि जलवायु और जिसकी बात करें अपन, जो अपन ने मतलब राजस्थान का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि किसान क्या करता है, उसको पहले जब ये सूचना मिल जाती है कि इस साल बारिश अच्छी होने वाली है, लंबे समय तक होने वाली है, बारिश की मात्रा भी ज्यादा होने वाली है, तो जब वो फसलों का चयन करता है तो उसी हिसाब से करता है। क्योंकि उसमें देखने को मिलता है कि जिस एरिया में बारिश की जो ज्यादा मात्रा रहती है तो वो ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों को लगाता है, जिस एरिया में बारिश की कमी रहती है तो वो वहां पर कम पानी चाहने वाली फसलों का चयन करता है। तो किसान क्या करता है, पहले अपने जो संसाधन है उनको तैयार करके रखता है कि मुझे इस बार मेरे खेतों में क्या लगाना है, मुझे पानी का कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी चीजें उसके लिए बहुत मायना रखती हैं। इसके साथ साथ में जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसका भी वो पहले से प्लान बना के चलता है कि मुझे यानी रबी के अंदर मेरे को पानी के अंदर क्या करना है, मुझे कौन सी फसल उगानी है, तो वो सारा एक यानी जो सिस्टम कि सुरेंद्र जी कुल मिलाकर अगर हम कृषि चक्र की बात करें तो ज्यादा असर अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कितना असर यहाँ पर पड़ सकता है। जी, और अभी जैसा कि पिछले 2-3 दिन से जैसे कि अपने यहाँ पश्चिम विक्षोभ का जो प्रभाव पड़ा है, तो बहुत सारी जो सब्जी वाली बेल्ट थी वहां पे ओलावृष्टि हुई है, उससे जो सब्जियां उनमें भी नुकसान हुआ है। एक और क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो सब्जियों की जो पैदावार है उसमें बहुत कम मतलब उत्पादन होने लग जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो मेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाती है, फीमेल फ्लावर्स की संख्या कम हो जाती है, तो वो भी एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बार क्या रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, 3-4 दिन तक टेम्परेचर ज्यादा रहा, जब बारिश आई तो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, तो इससे जो फसल की उत्पादकता है, उसका जो उत्पादन है और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी कमजोर मतलब कमी देखने को मिला है। ठीक है सुरेंद्र जी, वापस आपके पास लौटती हूँ। रश्मि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मैम, सबसे बड़ी बात ये कि हम 9 तपा का लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इस मौसम से अगर हम 20-30 साल पहले या हम काफ़ी साल पहले की बात करते हैं तो किस तरह आपको लगता है कि एनवायरमेंट में पैटर्न बदला है, बारिश या 9 तपा या गर्मी में पैटर्न बदला है? रश्मि जी।
जैसे कि हम अभी नौतपा की बात कर रहे हैं, तो नौतपा में एक्चुअली जैसे जो चीजें होती है वो सभी को एक साइंटिफिक इसका सबको पता है कि खगोलीय घटना होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक इसके पीछे भी कारण है कि जैसे धरती का जब तापमान बढ़ता है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, और जो समुद्र का जो एरिया है हिंद महासागर प्रशांत महासागर वह हाई प्रेशर एरिया होता है, तो हमेशा हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही जो एयर है उसका फ्लो होता है, तो ये मानसून के लिए बहुत जरूरी होता है नौतपा, अच्छे मानसून के लिए। लेकिन जैसे मैं बात करूं कि जैसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मानसून का इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है ना पड़े, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अनियमितताएं और अनिश्चितताएं हो जाती है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है, जैसे जो भी बाढ़ आ रहे हैं, बादल फट रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं अगर हमारे जो भी जलवायु में परिवर्तन या जो भी हमारी ये इस तरह की जो मौसमी घटनाएं हैं या पर्यावरण असंतुलन जो चल रहा है, इससे हमारी जो अनियमितता और अनिश्चितता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और रही बात जैसे कि हमारे पिछले सालों की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आपको पता है कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और ये चक्र चलता रहता है हमेशा, लेकिन अभी कुछ सालों के अंदर जो एक मानवीय गतिविधियां जो इसके अंदर जो हद से ज्यादा इसमें हमारा जो हस्तक्षेप चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, जिससे इसकी गति और स्वरूप जो है वो बदल रहा है, क्योंकि गति और स्वरूप जब बदल रहा है तो हम इसको सिर्फ एक घटना नहीं मान सकते, नौतपा को एक मौसमी घटना नहीं मान के, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है और बहुत बड़ी चेतावनी है आने वाले समय के लिए। और बिल्कुल चेतावनी हमारे, रश्मि जी हमारे लिए भी चेतावनी तो साफ तौर पर है ही, लेकिन किस तरह का मैसेज ये आमजन को दे रही है? क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा चाहे तमाम गवर्नमेंट्स हो, कोई भी गवर्नमेंट हो या सब लोग हो, आप भी क्योंकि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लगातार लोगों को कहते हैं और ऑडियंस में भी मैसेज पहुंचाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हानि ना पहुंचाए प्रकृति को। तो मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा हम अगर ये बहुत बड़ा हमारे लिए चेतावनी है, क्योंकि ये जो पर्यावरण संरक्षण है या जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है जो चीजें हैं, और तो ये हमारे लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं है, इसको ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़े अस्तित्व का जो कह रहे हैं ना हम उसको, वो एक खतरे में आ रहा है हमारा अस्तित्व है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां हैं, उसको हम विरासत के अंदर एक ऐसा भविष्य देके जा रहे हैं आने वाले समय में कि वो हमारे विकास को नहीं याद करके, जो हमने विकास के नाम पे कुछ जो टेक्नोलॉजी के नाम पे जो हरित टेक्नोलॉजी भी जिसे हम कह सकते हैं उसके नाम पे भी जो बहुत सारी चीजें हमारी पर्यावरण को संतुलन करने के लिए जो चीजें हो रही है, तो ये बहुत ही एक हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ जो भूगोलविद जी जुड़े हुए हैं डॉक्टर सीवी ढाबरिया जी। सर, एक सवाल ये भी है कि हम लगातार पैटर्न की बात करते हैं, कई सालों का पैटर्न हम देखें और अब पैटर्न देखें, काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। इसके पीछे आप मानवीय जो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, हम प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसका भी जिक्र यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों में जो संतुलन और असंतुलन के बीच में जो घड़ी ढूंढ रही है, पिछले 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे सीएम श्री भैरू सिंह जी शेखावत साहब थे, तब यहाँ लगातार 4-4 साल अकाल पड़ रहे थे। फिर शिवचंद्र जी माथुर साहब आए, जोशी जी आए, वो उस काल में एक नॉर्मल बरसात होती थी लगभग 500 mm 400 mm के आसपास। पिछले 2 साल में आप देखिए, पिछले 2 साल पहले आपके यहाँ पे 1.5 गुना बरसात हुई है, मतलब कि 750 mm, और लास्ट ईयर ये 1000 के ऊपर चली गई है। मतलब रेनफॉल तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हुई है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। जगह जगह पानी भर रहा है, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे। हमारे पास नेचुरली एक जो हमारी जो हैबिटेट है, एक तरफ थार का मरुस्थल है, एक तरफ अरावली है। अरावली का हमने क्या उपयोग किया आज तक? अरावली के ऊपर आपकी ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, वो आज तक नहीं हुई। हम उसके नाम पे पैसे ले आते हैं, पॉलिटिकल स्टंट कर लेते हैं, वृक्षारोपण की बात कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या स्थिति है वो सबको पता है। और सर, इसको वो एक हॉट प्लेट सी बन गई, एक मिनट, वो एक हॉट प्लेट सी बन गई यहाँ पे। और यहीं पे नहीं, नॉर्थ, अभी मैं 5 दिन पहले ऋषिकेश जाके आया, वहाँ की जो पहाड़ियाँ, वहाँ भी एकदम इतनी ज़्यादा हॉट, एकदम 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिसको आप मतलब ये सोच नहीं सकते कि गंगा नदी के किनारे पे ये स्थिति है। तो ये पूरा सिनेरियो एक ग्लोबल फॉर्म में देखा जाए, हमको बहुत ज़रूरी है अरावली को बचाना। और अरावली के ऊपर जो अभी आपका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है नगरीकरण के नाम पे, पहाड़ियों में पत्थर काट रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, हमने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई है, लेकिन उसका कोई पूरा मूर्त रूप मिला नहीं हमको और ज़्यादा इसको डेवलप करना पड़ेगा। पूरी नंगी पड़ी है पूरी पहाड़ियाँ, इनको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल जरूरी है इसके लिए।
ठीक है। मातृ प्रसाद जी, आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए हम हर चीज़ में ग्रहों की बात भी करते हैं, लेकिन आप भी मौसम को लेकर कई तरह के जो भविष्यवाणी भी होती है पहले की चीज़ों को देखकर, अब आप आने वाले दिनों के लिए क्या कहेंगे इस मौसम को लेकर? मौसम को लेकर के आने वाले दिनों में जैसा अभी बताया बोल लीजिए, हरियाली जब तक पूर्णतः नहीं रहेगी हमारी, तब तक हमारे वर्षा का आगमन नहीं हो सकता है। ये हमारे शास्त्र के अनुसार है। जैसे 25 मई को सूर्य रोहिणी में आया और ये पूरा तपता है रोहिणी, तभी वर्षा काल का भी हमारे यहाँ अच्छी मानी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं इसका गर्भकाल जो इफेक्ट रहता है, जरूर इसका जो पड़ेगा। गर्भकाल जो रहता है, जिसे हम गर्भकाल बोलते हैं कि 16 दिन का गर्भकाल रहता है। इस गर्भकाल के अंदर जिस प्रकार माता के अंदर गर्भ का बच्चा रहता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी के अंदर नक्षत्र गर्भकाल के रूप में रहते हैं। ये गर्भकाल जब तक पूरे तपेंगे नहीं, तब तक वर्षा का योग सही बनता नहीं है। और जैसा पहले बताया गया कि इसमें हमारे यहाँ मनुष्य के शरीर पर भी, पेड़ पौधों के ऊपर भी, और जो जलीय जीव जंतु हैं और जो भूमि के जो जंतु हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने से हमें ही नुकसान होता है। और ये हस्त नक्षत्र से लेकर के हमारे यहाँ ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र जो हम बोलते हैं, उन नक्षत्रों के अंदर जब तक तपे नहीं, तब तक इसकी व्यवस्था बैठती नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम यही है कि वर्षा काल का हम पूर्व अनुमान लगा नहीं पाएंगे जब तक कि रोहिणी नक्षत्र पूरा तप नहीं जाए। ठीक है, हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। आपके पास सुरेंद्र जी आते हैं क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जब मौसम जब बदलता है, चाहे हम गर्मी की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा तापमान है, या हम बात करें कि ओले गिरे, क्योंकि कई जगह ओले भी गिरे हैं, फसलों को नुकसान हुआ है। आप लगातार साल बदल साल जब साल बदल रहे हैं और मौसम के मिजाज भी बदल रहे हैं, किस तरह से आप किसानों की समस्याओं को देख रहे हैं? क्या समस्या बढ़ी है या थोड़ी सी कम हुई है, या बैलेंस की ज़रूरत है? सुरेंद्र जी, कि अभी कुछ सालों में जैसे अपन जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और जो उत्पादन है वो भी लगभग पिछले 5-6 साल से एक जगह स्थिर हो गया है। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है आजकल मौसम को ध्यान में रखते हुए उसी टाइप की जो वैरायटियां हैं वो डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि अभी लगातार पिछले वर्षों में जो तापमान में वृद्धि हुई है, CO2 का जो लेवल बढ़ा है और जो तापमान बढ़ा है, तो हमने ऐसी वैरायटियां डेवलप कर दी है अभी जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके। इसके साथ साथ में हमारे जो वैज्ञानिक है, पहले क्या था कि जैसे कोई भी क्रॉप थी लगभग 100 से 120 दिन का उसका ड्यूरेशन होता था, उन वैरायटियों को अभी 60 से 70 दिन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। यानी 60 से 70 दिन में वो फसल पक जाती है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे ही हम भी जो वैरायटियां हैं उनमें परिवर्तन करते जा रहे हैं। क्योंकि किसान को हम नहीं चाहते कि उसको लॉस हो, उसको नुकसान हो, लेकिन जब कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे ओलावृष्टि अभी हुई है, जो अपना आसपास के जो जयपुर जिले के आसपास के जो जिले थे वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कई बार किसान को क्या होता है कि बेचारे को अच्छी खासी पैदावार होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से दिक्कत आ जाती है। प्राकृतिक आपदा में हम उनको जैसे अलर्ट करते हैं, हमारा जो आपदा विभाग हमसे जुड़ा हुआ है वो भी उनको अलर्ट करता है। तो किसान अपने लेवल पे जो भी मतलब अपनी जो प्लानिंग करता है वो करके रखता है। जैसे उसके बाद चारा है तो उसको वो ढक के रखता है। इसके अलावा जो पशुपालन कर रहा है उसको वो अच्छे से मेंटेन करता है। दूसरा, जो अभी सर ने बताया था, भूगोल विशेषज्ञ थे हमारे, सर ने बताया था कि पिछले 2 सालों में बारिश में मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, 1.5 गुना बारिश हुई है। बिल्कुल ये बात सही है। तो उससे क्या है कि जिस एरिया में यानी मूंग की खेती होती थी वहां किसानों ने मूंगफली लगाना प्रारंभ किया। जिस एरिया में मूंग का जो एरिया ज्यादा था वहां पे मूंगफली का एरिया बढ़ा है, और जहां मूंगफली का एरिया ज्यादा था वहां जो दूसरी क्रॉप है बाजरा है, उनका जो क्षेत्र पहले उसको बढ़ाया किसान भाइयों ने। क्योंकि किसान पहले एक प्लानिंग करके चलता है, पूरा उसके पास में एक सिस्टम रहता है कि मुझे इस बार यानी बारिश के अकॉर्डिंग क्या करना है। दूसरा, जो वैरायटी का चयन करता है वो उसी हिसाब से करता है कि सूखे से मैं बचा सकूं। क्योंकि अभी जैसे इस बार मौसम विभाग ने ये और हमारे जो भूगोल विज्ञ हैं और हमारे जैसे अभी एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया, तो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए किसान पहले ही प्लानिंग बना चुका है कि मुझे इस बार वो फसल नहीं लेनी जिससे कि वर्षा की कमी से मुझे नुकसान उठाना पड़े। वो उसमें ऐसी फसल लेगा जो 60 से 70 दिन में पक करके रेडी हो जाए और उसको अच्छी पैदावार भी मिल जाए। और यानी कि सुरेंद्र जी ये कहना भी फिर गलत नहीं होगा कि अब जब इन 9 दिनों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, हालांकि अभी दिन बाकी हैं, अभी 3 जून तक हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर
अगर हम फसल की बात करते हैं तो फसल पे जब ओलावृष्टि होती है, फसल जब खराब होती है, पहले से कई किसान ऐसे भी हैं जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और गिरदावरी की भी अगर हम बात करते हैं तो हाँ, देखिए, यदि ओलावृष्टि से फसल नुकसान होती है तो उसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें यदि इंश्योर रहता है खेत तो उसको बिल्कुल भारत सरकार और राजस्थान सरकार से लाभ भी मिलता है। लेकिन उसके लिए किसान को जागरूक रहना पड़ता है, उसके लिए उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। ये प्राकृतिक आपदा में रहता है तो उससे भी किसान की जो नुकसान की भरपाई है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसका लाभ उठा सकता है, क्योंकि देश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें बहुत सारे किसान इसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन उसके लिए प्राकृतिक आपदा ही उसके लिए काउंट होगा। इसके अलावा यदि दूसरा प्राकृतिक आपदा के अलावा नुकसान है वो उसमें काउंट नहीं होता है, तो किसान इससे भी उसको थोड़ी राहत मिल जाती है। ठीक है, अब वापस आपके पास लौटूंगी, रश्मि जी के पास चलते हो। रश्मि जी, एक क्या मैसेज आप तमाम जो जनता है, क्योंकि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, किस तरह का मैसेज आप देना चाहती हैं? देखिए, अभी सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो भी पर्यावरण जो हमारे असंतुलन हो रहा है चीजें, उसका जो मेन कारण है वो हमारा है कि जो हमारा हरित क्षेत्र है, हमारा जो चाहे वो अरावली क्षेत्र ले लो या बाकी का दूसरा क्षेत्र ले लो जहाँ पे कटाई हो रही है पेड़ों की, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे जो हमारे जो वाटर पानी के जो सोर्सेज है और हमारी जो पेड़ पौधे हैं जो और जो हमारे नदी नाले तालाब जो थे वो आजकल विलुप्त हो रहे हैं कहीं। तो जो सबसे ज्यादा जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है चीजें हो रही है वो हमारे सबसे ज्यादा हो रही है कि जो हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए और हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन हम जो यूज कर रहे हैं उसका कम से कम दोहन करें। उसकी जगह पे हम कुछ ऐसे सस्टेनेबल जो टेक्निक्स है उनका यूज करें, और सस्टेनेबल टेक्निक्स के साथ भी हम इस तरह से उनका यूज करें, एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से उनका यूज करें। जैसे आज हम बात करते हैं सोलर की बात करते हैं हम, या ई व्हीकल्स की बात करते हैं, तो अगर वो एक हमारा विकल्प हो सकता है कि हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका कम उपयोग करके और हम उनको एक विकल्प के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर उनकी भी हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी अगर उनका भी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो भी आने वाली जनरेशन और हमारे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि उनकी भी रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी की एक, चाहे बैटरीज हो, ईवी बैटरीज हो या सोलर प्लेटिंग, तो उनकी एक लाइफ टाइम होता है और उनको रिसाइकलिंग करके अगर हम उनको फिर से यूज लेंगे तो हमारे लिए क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। सीवी धाबरिया जी, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? या फिर एक हरी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मैं नाम तो देखो आपको यही कह सकता हूँ कि कुछ जनता की भागीदारी बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, हमारी तो मैं प्राकृतिक अपने संसाधनों सभी को जो भी हमें दर्शक मेंटेन लोग करना पड़ेगा। और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह सकती है कि हम एक स्पेशल जोन की बात कर सकते हैं। राजस्थान में आपदाएं विपदाएं काफ़ी समय से चल रही हैं, तो इसको एक स्पेशल प्राकृतिक जोन बनाकर एक स्पेशल इसके लिए सब्सिडी लाएं या स्पेशल कोई कार्य ऐसा करें जिससे थार के मरुस्थल में भी कुछ अच्छा कुछ डेवलपमेंट हो और अरावली भी सेव हो। ठीक है, माधव प्रसाद जी, आपसे भी क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि देखिए लगातार क्यूरियोसिटी रहती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कि मौसम किस तरह रहेगा, उसके लिए आप थोड़ा सा जनता को बता जाए। मौसम जो है आगे वृक्ष की जो हमारी संक्रांति रहती है, इस वृक्ष की संक्रांति को हम तपिश की संक्रांति बोलते हैं, कि जिस प्रकार समुद्र मंथन भगवान ने किया और कालकूट विष अपने यहाँ कंठ के अंदर उसको विराजमान किया, तो हमारे यहाँ शिव का जलाभिषेक भी हम करते हैं इस वृक्ष की संक्रांति और ज्येष्ठ माह के अंदर। कि रोहिणी तपता है, ज्येष्ठ माह रहता है तो गर्मी इतनी तेज रहती है तो उसको ठंडकता प्रदान करने के लिए रखते हैं। ऐसे हम नक्षत्रों के अनुसार उनका वृक्षारोपण भी बताते हैं कि इस नक्षत्र का, जैसे नीम का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आप इसका वृक्षारोपण करें, ये जल्दी बढ़ते हैं। तो इनका अगर बढ़े तो इनका ऑक्सीजन के रूप में और हमें छाया के रूप में इनकी वृद्धि होती है ज़्यादा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।